सत्यहिंदी.com पर आपका स्वागत है। कोरोना के चलते देश में जो कुल मिलाकर हालत है उससे बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो ज़रूरी हैं लेकिन वो हो नहीं पा रही। कुछ हमारे यहाँ वातावरण बनाने वाली जो मशीनें हैं, मीडिया है, बुद्धिजीवी हैं, राजनीतिक दल हैं, उनका भी कुछ इस तरह का आपस में सामंजस्य हो गया है कि नॉन इश्यूज़ बड़े इश्यूज़ हैं, जो देश के इश्यूज़ हैं वो इश्यूज़ ही नहीं। शिक्षा और स्वास्थ्य उनमें से दो हैं जो सबसे प्रमुख हैं। एक की परीक्षा चल रही है कोरोना के चलते और आप रिजल्ट देख रहे हैं कि हम दुनिया में अव्वल हो गए, और दूसरे के मामले में हमारी कोई दिलचस्पी ही नहीं होती। जहां हमारे देश में सबसे घनी आबादी है, उत्तरी भारत का नदियों के मैदान वाला जो इलाका है जो बंगाल तक चला जाता है, हरियाणा पंजाब से लेके, इसी इलाके में सबसे घनी आबादी इस देश की रहती है। लगभग 1/3 लोग इतने में ही रहते हैं, 1/3 से भी ज्यादा, आधे के आसपास पहुंच जाते हैं। इतनी आबादी इतनी घनी है यहाँ। अभी एक मैप मैं आपको दिखाऊंगा, एक आर्टिस्ट का बनाया हुआ, उसमें आप देखेंगे कि किस तरह से कितना घनी आबादी वाला इलाका जो है वो इन हमारे हिमालय के नीचे जो नदियों का मैदान है, जिसमें खासकर उड़ीसा, उत्तर प्रदेश और बिहार और बंगाल आते हैं, इनमें सबसे ज्यादा आबादी है। यही लोग ऐसे हैं जो उन मसलों पर, जो मसले इस देश के लिए सबसे जरूरी हैं, जैसे मैंने कहा शिक्षा और स्वास्थ्य, उनमें सबसे कम दिलचस्पी दिखाते हैं। हमारे देश ने, इस सरकार ने अभी बिना संसद के पिछले महीने के आखिर में एक बार फिर से नई शिक्षा नीति अंगीकार कर ली है। ये कैबिनेट के लेवल पर यह फैसला हुआ। इसके पहले हमारे देश में 2 बार और नई शिक्षा नीति प्रस्तुत हुई है, यानी ये तीसरी बार है जब हम एक आमूल-चूल शिक्षा के परिवर्तन के बारे में एक प्लान बना के, एक नीति बना के लोगों के सामने है। लेकिन इतने बड़े काम पर देश में लगभग कोई चर्चा नहीं हुई। सत्य हिंदी में एक कार्यक्रम आलोक जोशी ने किया था, जिसमें एक शिक्षाविद हैं, शिक्षा सचिव रहे हैं माध्यमिक और अन्य शिक्षा क्षेत्रों के, अनिल स्वरूप जी, उनसे बातचीत की थी। वो हमारे यहाँ कुछ दिन पहले आपने देखा होगा, काफ़ी डिटेल आलोक जोशी जी का इंटरव्यू है, उसका लिंक हम इसमें दे रहे हैं। और भी लोगों ने एक बार उसकी, जैसे कहा जाए कि परंपरा दिखाने के लिए एक आध बार उस पर कमेंट हुए, लोग निकल गए। लेकिन इतने बड़े मसले पर जो हम लोगों के जीवन से और आने वाली पीढ़ी के जीवन से सीधे सीधे जुड़ा हुआ है, इस तरह का जैसे कहा जाए व्यवहार, इस तरह की उपेक्षा, वो असाधारण है। लेकिन हमारे देश में यही सब संभव है। पहले शिक्षा नीति की प्रमुख बातें। ये शिक्षा नीति विदेशी विश्वविद्यालयों को भारत में बड़े पैमाने पर निमंत्रित करने जा रही है। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में, उच्च शिक्षा के क्षेत्र में ही ये यूजीसी और जो आप ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन AICTE को जानते हैं, इनको ख़त्म कर देगी। इनकी जगह नई प्रशासनिक व्यवस्था आएगी। और ये जो ग्रेजुएशन का हमारे यहाँ जो स्नातक वाला हिस्सा है, ग्रेजुएशन का कोर्स 4 साल का हो जाएगा। जैसा दिल्ली में एक बार प्रयोग हुआ था, आपको पता होगा, दिल्ली यूनिवर्सिटी ने ऐसा प्रयोग किया था। और इसमें कई बार आदमी को आने जाने की सुविधा रहेगी। कभी भी बीच में आदमी छोड़ सकता है, फिर आके ज्वाइन कर सकता है, चीज़ें बदल सकता है। ये थोड़ा लचीला होगा, इस तरह का ऐसा ये करने जा रहे हैं। और MPhil प्रोग्राम जो होता था उच्च शिक्षा में, MA के बाद बहुत सारे लोग PhD की जगह MPhil ऑप्ट करते थे, कम समय का होता था, वो ख़त्म कर दे रहे हैं। तो ये इन्होंने मुख्य तौर पर उच्च शिक्षा के क्षेत्र में कुछ फैसले लिए हैं इसमें। इसके बाद हम आते हैं कि जो स्कूली शिक्षा है उसमें क्या हुआ। स्कूली शिक्षा में आप जानते हैं कि हमारे यहाँ एक प्राइमरी 5 साल का होता है, उसके बाद सेकेंडरी है जिसको 2 हिस्सों में आप ले सकते हैं। एक हाई स्कूल का बोर्ड होता है, फिर उसके बाद इंटरमीडिएट का बोर्ड होता है। तो 10+2 उसको हम लोग पुराना सिस्टम कहा करते हैं। तो उसकी जगह अब जो नया सिस्टम आ रहा है वो लगभग वर्ष तो उतने ही ले रहा है, बल्कि मुझे लगता है 1 वर्ष कम हो रहा है। लेकिन इसमें वो प्राइमरी से पहले 2 साल जो किंडरगार्टन की शिक्षा होती थी, वैसे सबके लिए उपलब्ध नहीं थी वो,
लेकिन प्रेप स्कूल वगैरह जो शहरों वगैरह में या शहरी किस्म की आबादी है उनके लिए खुल गए हैं, वो लोग इसको जानते हैं। वरना ज़्यादातर हमारी जो ग्रामीण आबादी है वो तो सीधे प्राइमरी स्कूल में दाखिला उसका होता है, पहली में दाखिला, तो वो तो 5 साल के बाद होता था नॉर्मली, होता ही है। तो उसकी जगह अब जो है 5+3+3+4 का सिस्टम ये लेके आ रहे हैं। अब ये क्या है इसका डिटेल्स मैं बताता हूँ। इसमें 3 से 8 साल तक, मैंने कहा ना कि वो प्रेपरेशन वाला जो 2 साल है, 5 साल से कम के बच्चों का 3 से 5 वाला, उसको अब शामिल कर लिया गया है। और सरकार अब सुबह का नाश्ता भी स्कूलों में, सरकारी स्कूलों में देने का प्रस्ताव इस योजना में कर रही है। दोपहर में तो आप जानते हैं दोपहर का खाना देने की एक बात है, वो जिस तरह भी होता है आंगनबाड़ी वगैरह के जरिए, तो वो आप जानते हैं। तो उसके अलावा अब ये इसकी भी बात हुई है। तो 3 साल से बच्चे को वो लेंगे और 3 से 8 साल का उसका प्राइमरी होगा, इसमें उसको इंक्लूड कर दे रहे हैं। ये पहले 5 साल ये हो गए, इसके बाद 3 साल होंगे जो सबसे शुरुआती, उसके 5 के बाद 3, और ये करीब 11 साल का जब वो हो जाएगा, 8 3 11, ये पहला कोर्स उसका ख़त्म होगा। फिर इसके बाद फिर 3 साल का एक सेकेंडरी कोर्स है उसका। तो ये 5+3+3 ये हो गया। ये ख़त्म होने के बाद ये आपका हायर सेकेंडरी और इंटरमीडिएट तक जो कुछ था वो पैरा यहाँ पे ख़त्म होता है इसमें। यानी आप 10+2 जो करते थे वो 5+3+3, 5+3+3 ये इसमें खर्च हो जाएगा। इसके बाद 4 साल का फिर वो ग्रेजुएशन कोर्स आपका आता है। चूँकि विश्व में अमेरिकी तर्ज पर मुझे लगता है ये स्कीम बनाई गई है, ऐसा विशेषज्ञों का भी अनुमान है। वहाँ भी 4 साल का ग्रेजुएशन है, इसीलिए हमारे यहाँ भी लाया गया था कि यहाँ से बच्चे उसके साथ तालमेल करें, तो यहाँ भी अब वही ऑप्ट किया जा रहा है। तो 4 साल का वो ग्रेजुएशन आएगा। तो 5+3+3+4 ये फॉर्मूला आने वाला है, जो 10+2+3 था ज़्यादातर जगहों में। पहले तो 10+2+2 होता था ग्रेजुएशन, फिर 2 साल का 3 साल कर दिया गया था, अब वो 4 साल का होने जा रहा है। ये एक इसमें परिवर्तन किया जा रहा है। दूसरे जो करिकुलम है, यानी जो सिलेबस होता है, पढ़ाई लिखाई जो होती है, जो विषय होते हैं, उसमें काफ़ी परिवर्तन करने की योजना है। उसको कम करना, उसको उसमें बोझ कम करने की बात है। दूसरे इस पे बहुत से आरोप लगते रहते हैं कि इसके भगवाकरण की भी बात है, लेकिन अब इस स्कीम में तो आप सीधे सीधे इसको नहीं देख सकते। जब इसके इम्प्लीमेंटेशन आएंगे तब आपको हमको पता चलेगा। लेकिन अभी जो सीधी सी बात है वो ये है कि जो हमारा स्कूलों का कैरिकुलम है उसमें उसको ये कह रहे हैं कि उसको हल्का करेंगे, लोगों पर बोझ कम करेंगे, और जो बोर्ड एग्ज़ाम होंगे वो इस तरह के नहीं होंगे तनाव भरे जैसे आज हैं, उनको सरल बनाया जाएगा, उनका सरलीकरण किया जाएगा। और जो पढ़ाई लिखाई है वो जब वो 11 साल का बच्चा होगा, यानी 5+3 करने के बाद जब दूसरे 3 में जाएगा, तभी से वो वोकेशनल ट्रेनिंग्स वगैरह में भी जा सकता है। उसको वोकेशनल ट्रेनिंग वगैरह ले आएंगे। इस पर बड़ी आलोचना है अलग तरह से, वो मैं अभी आपसे विशेषज्ञों से जो बात हुई है, जो उनकी राय है, साथ लगाते हुए बताऊंगा। ये अभी फिलहाल के परिवर्तन इसमें इंक्लूड किए गए हैं। सरकार ने अपनी प्रशंसा इस मामले में शुरू करा दी है। सुभाष घई, एक मशहूर फिल्म निर्माता, इस नई नीति के बारे में देखिए तारीफ के पुल बांध रहे हैं। उनको सुनिए, फिर आलोचना हम सामने पेश करेंगे। NEP नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत हमारे भारत सरकार ने जो भी परिवर्तन लाए हैं, मैं समझता हूं कि वो भारत के भविष्य के लिए बहुत ही आवश्यक थे। भले ही 34 साल बाद आए, लेकिन आए। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक कदम है हमारे भारत के भविष्य निर्माण के लिए, आने वाले बच्चों के लिए। और खासकर जो उन्होंने आर्ट और साइंस को साथ साथ जोड़ा है और वोकेशनल ट्रेनिंग और वोकेशनल इंस्टीट्यूट्स को महत्ता दी है, उनको एक स्थान दिया है, एक दूरदर्शिता का प्रमाण है। और आज मैं बहुत खुश हूं और मैं मुबारकबाद देना चाहता हूं भारत सरकार को, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी को, हमारे मिनिस्टर डॉक्टर रमेश पोखरियाल साहब को और उनकी पूरी टीम को। आपने ये काम बहुत ही सराहनीय किया है। जो आलोचनाएं हैं उसमें शशि थरूर, कांग्रेस पार्टी के जो सांसद हैं, उनकी आलोचना तो ये है कि ये संसद चल रही होती और उसमें पेश हुआ होता, बहस हुई होती, देश में बहस होती, तब इसमें ज़्यादा चीज़ें इनकॉर्पोरेट हो पाती, दूसरों के विचार आ पाते।
उनकी आलोचना का मुख्य आधार ये था। फिर भी उन्होंने तारीफ की कि चलिए नई नीति लेके आए हैं। अनिल स्वरूप जी ने जो पिछला इंटरव्यू हमारे यहाँ आया था, जैसे मैंने बताया, उसमें उनका ये था कि ये बातें बहुत अच्छी हैं और अच्छी बातें बहुत बार की जाती हैं, और लेकिन एक्शनेबल प्लान जो है वो असली चीज़ है कि ये बातें एक्शन में कैसे आएंगी, इनको कैसे इम्प्लीमेंट किया जाएगा। जब तक उस पर बात बहुत ढंग से नहीं होती तो उसका कोई मतलब नहीं आता। मेरी कोई विशेष भूमिका नहीं, मेरी इतनी भूमिका थी कि जब चेयरमैन जो दूसरी समिति के थे, जब वो आए मुझसे मिलने और मेरी राय मांगने आए, तो मैंने उनसे कहा कि आप बेकार समय बर्बाद कर रहे हैं। इस देश को नीतियों की कम आवश्यकता है, एक्शन प्लान की ज्यादा आवश्यकता है। और इसलिए आवश्यकता है कि दिल्ली में बैठकर हम पूरे देश की डिटेल नीति नहीं बना सकते, ना ही बनाई जानी चाहिए। क्योंकि अगर केरला में कोई टीचर स्कूल नहीं जाता है तो अगले दिन उसकी छुट्टी कर दी जाएगी। यूपी बिहार में वो अपना अधिकार समझता है स्कूल ना जाना। तो आप एक नीति कैसे बना सकते हैं? ब्रॉड गाइडलाइंस बना लीजिए, ब्रॉड पॉलिसी बना लीजिए, लेकिन सब पूरे देश के लिए दिल्ली में बैठकर निर्धारित कर दें कि ये काम होना चाहिए, ये उचित नहीं है इस देश को देखते हुए। तो मैंने उनसे कहा कि अगर आपको बनाना ही है तो आप एक्शन प्लान बनाइए। क्या करना है, किसको करना है, कैसे करना है, कब तक करना है, प्रत्येक प्रदेश के लिए अलग अलग बनाइए, क्योंकि हर प्रदेश अपने आप विशेष है। तो उन्होंने थोड़ा बहुत व्यवस्था की थी अपनी रिकमेंडेशन में, बट इस नीति में सिर्फ क्या करना है ये बताया गया है, कैसे करना पे उतना डिटेल नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि कैसे करेंगे और कौन करेगा और कब तक करेगा, ये एक्शन प्लान काम होगा। अम्बरीश जो है एक एनजीओ में काम करते हैं, उसके लीडर हैं, जो राइट टू एजुकेशन पर काम करता है, और बहुत समय से वो इस पे काम कर रहे हैं। उनकी दो बड़ी आलोचनाएं हैं। जो एक तो ये है कि जो हमारे यहाँ वोकेशनल ट्रेनिंग है अभी 11 साल से शुरू हो जाएगी, पहले वो 14 साल की बात थी। तो उनका यह है कि बहुत छोटी उम्र में बच्चों को मजदूरी की ओर ढकेलने के लिए इशारा है, और ये उसकी आलोचना कर रहे थे। और जो पिछले ड्राफ्ट में, जो पहला ड्राफ्ट कस्तूरी रंगन साहब ने पेश किया था एचआरडी मिनिस्टर को, उस ड्राफ्ट में ये बात कहा गया था कि देश में स्कूली शिक्षा को यूनिवर्सलाइज करने के लिए, स्कूली शिक्षा का लोकव्यापीकरण करने के लिए राइट टू एजुकेशन एक्ट एक महत्वपूर्ण इंस्ट्रूमेंट है, एक महत्वपूर्ण व्हीकल है। इसलिए इस पॉलिसी में जो बात कही गई कि बिना प्री प्राइमरी एजुकेशन के शिक्षा की गुणवत्ता को हम आगे इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं, इसलिए प्री प्राइमरी पर हमको फोकस करना चाहिए। और 6 साल की उम्र के बच्चों के मस्तिष्क निर्माण की प्रक्रिया होती है 6 साल से कम उम्र के बच्चों के, इसलिए उन बच्चों पर ज़्यादा ध्यान देते हुए शिक्षा के जरिए उनको स्ट्रेंथन किया जाना चाहिए, गुणवत्ता की तरफ उनको आगे बढ़ाना चाहिए। और इसके लिए सुझाव था कि राइट टू एजुकेशन एक्ट को एक्सटेंड किया जाएगा और 3 से 18 साल के बच्चों को उसमें शामिल किया जाएगा। प्री प्राइमरी से हायर सेकेंडरी को एक जस्टिसिएबल राइट बनाया जाएगा। यह सुझाव सिविल सोसाइटी की भी मांग थी, ये बहुत सारे लोगों ने, शिक्षाविदों ने भी इस पर अपने सुझाव दिए थे, और खुद कस्तूरी रंगन कमेटी ने अपने पहले ड्राफ्ट रिपोर्ट में इस बात का जिक्र किया था। और ये एक बड़ा महत्वपूर्ण उपलब्धि होती अगर न्यू एजुकेशन पॉलिसी इस प्रावधान को बनाए रखती। 6 साल के कक्षा 6 के बच्चे की उम्र होती है 12 साल। अगर आप 12 साल की उम्र में वोकेशनल एजुकेशन देंगे तो इसका मतलब कि क्लास 8वीं तक पहुंचते पहुंचते 14 साल की उम्र तक पहुंचते पहुंचते वो बच्चे स्कूल से बाहर हो जाएंगे। बार बार ये कहा गया है कि बच्चे जो है वो स्कूल एजुकेशन, सेकेंडरी एजुकेशन के बाद हर जगह सेकेंडरी एजुकेशन से ही वोकेशनलाइजेशन शुरू होता है, और क्लास 8 तक बच्चे पढ़ाई और पढ़ाई के बाद खेल कूद करते हैं और इसमें रहता है। उनको आप क्लास 6 से लगा देना चाहते हैं, काम की दुनिया में प्रवेश करा देना चाहते हैं। इसका मतलब कि बहुत बड़े पैमाने पर बच्चों की शिक्षा डिसकंटिन्यू हो जाएगी और वो लेबर मार्केट में 8वीं क्लास के बाद उतर जाएंगे, और ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है हमारे देश के लिए। ये आलोचना एक छात्र संगठन एसएफआई, जिसके करीब 40 लाख सदस्य हैं, वामपंथियों का संगठन है, उसके एक नेता मयूख से मेरी बातचीत हुई थी, तो उन्होंने भी इस मुद्दे को उठाया था। तो ये आलोचना के जो स्वर हैं वो इस तरह से आए हैं।
हम लोग देखिए, जो हम लोगों को कहना है, ये जो जातीय शिक्षा नीति है, ये और कुछ भी नहीं, एक निजीकरण, केंद्रीकरण और भगवाकरण का एक नक्शा है। और एकदम आप देखिए, एकदम मिड डे, एकदम आंगनवाड़ी से लेकर आप रिसर्च तक जाइए, हर जगह यही जो नीति वो प्रयोग कर रहा है ये सरकार। और ये एक ऐसा टाइम में ये लोग प्रयोग कर रहा है, जो इम्प्लीमेंट कर रहा है ये जो नीति, आप देखिए पूरा दुनिया में पूरा दुनिया के साथ हमारा देश में भी स्वास्थ्य संकट चल रहा है। और यही संकट को इस्तेमाल करके एक के बाद एक जन विरोधी, ये छात्र विरोधी नीति वो इम्प्लीमेंट करने का कोशिश कर रहा है ये सरकार। ये हम लोगों का कहना यही है। नाम है कॉन्करेंट लिस्ट में है, लेकिन जिस तरीके से ये लोगों ने, इस लोगों ने राष्ट्रीय शिक्षा आयोग के नाम पे ये पूरा थोपने का कोशिश कर रहा है, क्योंकि ये राष्ट्रीय शिक्षा आयोग ऐसा बोर्ड तैयार होगा जहाँ पर किसी भी इलेक्शन नहीं होगा, मनोनीत सदस्य होगा, वहाँ पर कोई निर्वाचन नहीं होगा, और उसके ऊपर बैठेंगे स्वयं प्रधानमंत्री। और इसमें जहाँ पर हम लोग कॉन्करेंट लिस्ट का बात बोल रहे थे, वहाँ पर आप देखिए, आप टेक्स्ट बुक से लेकर सिलेबस सभी ठीक करेगा अभी केंद्रीय सरकार, अभी पीएमओ डिसाइड करेगा। हम लोग कहते हैं एक्चुअली ये देश का जो फेडरल स्ट्रक्चर है उसको खत्म करने का एक साजिश है। इसलिए आप लोगों ने देखा होगा किस तरीके से ये जो पूरा के पूरा जो डॉक्यूमेंट्स में ये धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद की जो शब्द जो है हमारा संविधान में, उसको कैसे डिलीट कर दिया, पूरा के पूरा डिलीट कर दिया। एक भी बार इन्होंने ये धर्मनिरपेक्षता या समाजवाद की बात नहीं कहा। एक्चुअली ये जो पूरा के पूरा सिस्टम है, और ये हम लोग जो कहना चाहते हैं, क्योंकि ये सिस्टम, इसी सिस्टम के माध्यम से आप देखिए, सिर्फ वही नहीं, आप अगर रिसर्च भी करेंगे, रिसर्च में भी सिर्फ एक ही ऑर्गेनाइजेशन डिसाइड करेंगे फंड कौन किसको दिया जाएगा, और वही रिसर्च इंस्टीट्यूशन डिसाइड करेगा आपका सब्जेक्ट क्या होगा रिसर्च में, वो है नेशनल रिसर्च फाउंडेशन NRS। और इस तरीके से पूरा के पूरा ये जो केंद्रीकरण का बात हम लोग कह रहे हैं, 5-6 लोग तैयार करेगा आपका शिक्षा नीति क्या है, वही ये डिसाइड करने के लिए जा रहा है। हम लोग कहना चाहते हैं ये कुछ भी नहीं। जब 2003 में जब ये पहला जो एनडीए का सरकार था, जब अटल बिहारी के सरकार के टाइम बिरला अंबानी कमीशन तैयार हुआ था, और उसका ही एक्सटेंडेड पोर्शन ये नया ये जो जातीय शिक्षा नीति है वही है। अच्छा, और आपका ऑर्गेनाइजेशन इस पे क्या करने वाला है, क्या करेगा, कैसे? देखिए, यहाँ पर हर जगह आप अगर यहाँ पर एक क्लॉज जहाँ पर है फीस बढ़ने का संभावना है, क्योंकि सरकार रेगुलेट नहीं करने वाला है। यहाँ पर ऑनलाइन एजुकेशन के ऊपर जोर दे रहा है सरकार। आप सभी को पता है अभी ऑनलाइन एजुकेशन का क्या प्रॉब्लम है। देश में सिर्फ 11% लोगों के पास ये ऑनलाइन फैसिलिटीज है। अभी हर जगह इंटरनेट फैसिलिटी स्पीड भी नहीं है, लोगों के पास पैसा नहीं है खाना खरीदने का, और डेटा कैसे खरीदेंगे। तो बात ऐसा ही है, इन लोगों का प्राइम टारगेट है सिर्फ प्राइवेटाइजेशन करने के लिए। इस तरीके से क्लास 5+3+3+4 सिस्टम करके यहाँ पर जहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, जहाँ पर टीचर नहीं है, वहाँ पर ये रोकने का जो कोशिश कर रहा है उसमें और कुछ भी नहीं होगा। यहाँ पर ड्रॉप आउट रेट बढ़ेगा, वहाँ पर पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा खत्म हो जाएगा। राजू शर्मा यूजीसी के सेक्रेटरी रहे हैं, रिटायर्ड IAS हैं, हमारे प्रोग्राम्स में आते हैं। उनसे तो मैंने बहुत विस्तारित बात की है इस एजुकेशन वाले मुद्दे पर। इसके बाद में हम आपको अभी दिखाते हैं। अजीबोगरीब विडंबनात्मक बात लगती है कि इतने वर्ष हो गए, राइट टू एजुकेशन एक्ट, सर्व शिक्षा अभियान दशकों से चल रहा है, तो अभी भी स्कूल एजुकेशन तक को लेकर या छोटे क्लास सेकेंडरी एजुकेशन तक को लेकर राष्ट्रीय नीति बनाने की जरूरत जो है वो बरकरार क्यों है? भाई एजुकेशन और हेल्थ जो कॉन्करेंट सब्जेक्ट हैं, ज्यादातर काम ये स्टेट में होता है, स्कूल सुदूर गांवों में होते हैं, छोटे छोटे शहरों में होते हैं, हजारों की संख्या में स्टेट के काडर, स्टेट के टीचर्स पढ़ाते हैं उसको। लेकिन अभी भी जो एक ये नीति से स्कूल और सेकेंडरी एजुकेशन के संदर्भ में मैं जो चिंता के रूप में देखता हूँ ये है कि इतना सेंट्रलाइजेशन का प्रोसेस जो चल रहा है कि ऐसा लगता है जैसे कि शास्त्री भवन जहाँ पे मंत्रालय बैठता है उसी को बच्चों की एजुकेशन की चिंता है, वही उसके बारे में सब कुछ जानता है,
वही करिकुलम बनाएगा, वही ट्रेनिंग करेगा, वही डिजाइन बनाएगा, और ये सारी चीज यूनिफॉर्म तरीके से एक सूत्र के रूप में पूरे देश में चलेगी। ये जो केंद्रीयकरण की जो पूरी एक गति है और एक दिशा है, ये क्रिएटिविटी के पक्ष में कभी हो ही नहीं सकती। उदाहरण के रूप में मध्य प्रदेश में छोटे बच्चों की क्लासेस के लिए तीसरी चौथी क्लास से लेके 9वीं 10वीं क्लास तक के लिए हिंदी भाषा में सोशल साइंस, साइंस, इतिहास, इसकी हिंदी भाषी किताबों से बेहतर किताबें मैंने अपने जीवन में कहीं नहीं देखी। आज भी एकलव्य नाम की संस्था वहां पर काम करती थी, उसके साथ अनिल सतगोपाल जैसे महान शिक्षाविद जुड़े एक्टिव थे, उस समय जुड़े हुए थे। उन्होंने अद्भुत टेक्स्ट बुक्स बनाई और वो पूरे स्कूल में चलती थी। आज भी जो साइंस की एक पत्रिका संदर्भ निकालती है एकलव्य, वो हिंदुस्तान की हिंदी भाषा में बच्चों के लिए सबसे सुंदर और बढ़िया पत्रिका है। इससे बेहतर पत्रिका आपको देखने में नहीं मिलेगी। ये जो सारे एक्सपेरिमेंट्स देश भर में हो रहे थे, अच्छी अच्छी किताबें अपने हिसाब से लोग बना के अपने बोर्ड्स में चला रहे थे, स्कूलों में चला रहे थे, उस सब को आप केंद्रीकृत करके एक आप एजेंसी को सर्वे सर्वा बना दीजिए और बहुत ही मैकेनिकल तरीके से आप किताबों का निर्माण कीजिए, जैसे कोई फैक्ट्री में निर्माण हो रहा है। ये एक छोटा सा मैंने उदाहरण आपको दे रहा हूँ। तो ये 4 ईयर के जो कोर्स की बात हुई है, उससे एक और सिंपल सी बात निकल के आती है, वो ये कि पब्लिक यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस में अगर 4 साल की ग्रेजुएशन आपने की तो 33% इंक्रीज स्टूडेंट स्ट्रेंथ की हो जाती है। चूंकि 4 साल हो गए तो 33% इंक्रीज हो गई। उससे सीधा निष्कर्ष ये निकलता है कि 33% आपको फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्रीज करना पड़ेगा। क्लासरूम्स हैं, बाकी जितनी चीजें हैं, लेबोरेटरीज हैं, इक्विपमेंट्स हैं, और आपको जो स्ट्रेंथ है टीचर्स की वो 33% से बढ़ानी पड़ेगी। आपको याद होगा जब ओबीसी का रिजर्वेशन हुआ था, 27% का रिजर्वेशन, तो एक बहुत बड़ी तादाद में पैसा कैबिनेट निर्णय के बाद, अर्जुन सिंह जी के समय की बात है, रिलीज किया था हर यूनिवर्सिटी और कॉलेज को, और उसका इस्तेमाल करके हर कॉलेज और यूनिवर्सिटी ने अपने फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को इंक्रीज किया। तब जो पोस्ट थी टीचर्स की, उनमें इजाफा भी किया गया था। उसी समय रिटायरमेंट एज टीचर्स की 63 से 65 की गई थी। तो मतलब तो ये जो नीति है, इसने 4 साल की एक बात तो कर दी, उन्होंने एक गुब्बारा तो उड़ा दिया, लेकिन उसके जो सीधे सीधे कॉन्सिक्वेंसेस हैं टीचर्स की पोस्ट के ऊपर, इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, उसकी कमिटमेंट के बारे में वो शून्य क्यों है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि इसमें जो मेजर स्टेक होल्डर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं और जो टीचर्स हैं या जो एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं यूनिवर्सिटीज के, उनको उनकी भावनाओं को या उनके कथनों को कोई तवज्जो उसमें दी गई है। और अंतिम बात के जो स्वायत्ता की बात करते हैं, वहाँ वाइस चांसलर की अपॉइंटमेंट, वहाँ बाकी चीज़ों की अपॉइंटमेंट, उसमें तो कोई रिफॉर्म्स नहीं किए गए। ये दुर्भाग्य शिक्षा का भी रहा है और चिकित्सा का भी रहा है। जो भी चीज़ें बुनियादी हैं और इक्वल अपॉर्चुनिटी, जिसे हम समता वाली बात कहते हैं, जो बुनियाद है कि हर व्यक्ति को पूरा मौका मिलना चाहिए कि वो अपनी क्रिएटिविटी, अपने जो उसके जेनेटिक पोटेंशियल है, उसको वो एक्चुअलाइज कर पाए, और जो करना चाहता है वो करने के लिए उसके पास इंस्टीट्यूशन, साधन हो, स्टेट उसको फैसिलिटेट करे। इसी लिहाज से 6% जीडीपी की एक मानक बना। लेकिन मैं इसको थोड़ा सा कड़वे रूप में रखूंगा कि हमारा देश इतना जातिगत और हायरार्की वाला देश है कि
इक्वल अपॉर्चुनिटी या बराबरी की सुविधाएं देने के बारे में विशेष रूप से जो पिछड़े समुदाय हैं या दलित समुदाय हैं या वंचित समुदाय हैं, उनके प्रति कोई बहुत ज्यादा राजनीतिक सजगता या बहुत ज्यादा सामाजिक सजगता नहीं है। लगभग एक भोंडी सी एक मन में विचार आप सुनेंगे इसको अगर लोगों से बात करेंगे, वो ये भी रहता है कि भाई जो ये जो लोग हैं या ऐसे जो लोग हैं, इनके लिए ठीक है कि ये शिल्प का काम करें या कुछ और काम करें। हर आदमी कोई क्या बैठ के टेबल कुर्सी पे काम करेगा, हर व्यक्ति के बस का नहीं होता। तो जो ऐसी अनइक्वल सोसाइटी है और जिसको एक ऐसी मान्यता मिली हुई है जो कि बर्थ से जुड़ी है, मतलब हमारी जो जातिगत व्यवस्था है वो तो यूनिक है पूरी दुनिया में, तो उससे जोड़कर भी देखने की जरूरत है कि जब कुछ ही लोगों के लिए ये व्यवस्था काफी रहे, उससे ही मन को शांति मिल जाती है या लगता है कि भाई हो गया काम। उसमें इजाफा हुआ है रिजर्वेशन आने के बाद, शुरू में दलित रिजर्वेशन, फिर विशेष रूप से ओबीसी रिजर्वेशन आने के बाद विविधता शिक्षा के स्टूडेंट्स जो कॉलेजों में पढ़ रहे हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं, उसमें काफी बदलाव आया है और बहुत सकारात्मक बदलाव आया है। लेकिन उसके प्रति एक जो दुर्भावना है वो भी आप ज्यादा जानते हैं, वो आप सुनते भी हैं, और उसी वजह से दूसरे किस्म का रिजर्वेशन, ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन शुरू हुआ। और जो सरकार है, आइडियोलॉजीज हैं, वो इसमें अलग अलग मत रखते हैं। तो 6% की जहां तक आप बात कर रहे हैं, वो 6% चूंकि आज तक नहीं हुआ, तो मुझे कोई बहुत उम्मीद नहीं है कि अचानक बजट दुगने तिगने कर दिए जाएंगे। सत्य हिंदी के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।